डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की यूनिट 2 का पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 में हमने एंटिटी रिलेशनशिप पढ़ी थी और एंटिटीज के बारे में देखा था, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम शुरू करने वाले हैं कंस्ट्रेंट से। क्या होता है कंस्ट्रेंट, क्या होता है ईआर डायग्राम, फिर एक्शन फीचर जैसे जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और एग्रेशंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो पहला देखते हैं। तो दोस्तों कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? कंस्ट्रेंट्स वो रूल्स होते हैं, वो लिमिटेशन होती है या वो कंडीशन होती है जो डेटाबेस के डाटा को फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, ये इंश्योर करते हैं कि डाटा एक्यूरेट रहे, कंसिस्टेंट रहे और वैलिड रहे। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो कंस्ट्रेंट्स यानी कि बिजनेस रूल्स जो कंट्रोल करते हैं एंटिटीज और रिलेशनशिप डेटाबेस में कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट्स की भी 4 मेजर कैटेगरीज होती हैं, जैसे मैपिंग कंस्ट्रेंट्स, दूसरा पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स, तीसरा की कंस्ट्रेंट्स, चौथा डोमेन कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं इसको। तो पहला है मैपिंग कंस्ट्रेंट्स यानी कि कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स। ये कंस्ट्रेंट बताते हैं कि कितने एंटिटीज एक रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं। ये डिफाइन करते हैं कि एक एंटिटी के कितने इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के इंस्टेंसेस से एसोसिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे 1 to 1, 1 to many, many to many। तो 1 to 1 में क्या होता है कि इसमें एक एंटिटी का सिर्फ एक ही इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के एक ही इंस्टेंस से रिलेट होता है। ठीक, एग्जांपल से देखूं तो पर्सन और पासपोर्ट, यानी कि एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही आईडी कार्ड होता है या एक ही पासपोर्ट होता है और एक पासपोर्ट पे एक ही पर्सन होता है। दूसरा है 1 to many, इसमें एक एंटिटी का इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के मल्टीपल इंस्टेंस से रिलेट होता है। ठीक, जैसे कि डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज। अब एक डिपार्टमेंट के अंदर मैनी एम्प्लॉयज होते हैं, काफी बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं। तीसरा मैनी टू मैनी, इसमें दोनों एंटिटीज के मल्टीपल इंस्टेंस एक दूसरे से रिलेट होती हैं, जैसे स्टूडेंट और कोर्स। स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स ले सकते हैं और कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा है पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स। ये कंस्ट्रेंट्स बताते हैं कि किसी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेशन मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। ठीक, तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे टोटल पार्टिसिपेशन यानी कि मैंडेटरी और दूसरा पार्शियल पार्टिसिपेशन या ऑप्शनल। ठीक है, तो टोटल में क्या होता है, इसमें हर एंटिटी को पार्टिसिपेट करना ही होता है और ईआर डायग्राम में डबल लाइन से शो किया जाता है इसको। एग्जांपल से देखा तो एवरी एम्प्लॉय मस्ट वर्क इन अ वन डिपार्टमेंट। ठीक है, यानी कि कोई एक एम्प्लॉय जरूर काम करता है किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर। और दूसरा है एवरी ऑर्डर मस्ट हैव एटलीस्ट 1 आइटम, और किसी एक ऑर्डर में मिनिमम या एटलीस्ट एक ऑर्डर तो या एक आइटम तो होगा ही होगा। ठीक, फिर है पार्शियल पार्टिसिपेशन यानी कि ऑप्शनल। इसमें कुछ एंटिटी इंस्टेंस पार्टिसिपेट कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती। ईआर डायग्राम में सिंगल लाइन से शो होता है ये। ठीक, अगर एग्जांपल से कहूं तो जैसे ए स्टूडेंट मे और मे नॉट एनरोल इन अ कोर्स, यानी कि कोई स्टूडेंट है वो किसी कोर्स में एनरोल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक, और दूसरा ए डॉक्टर मे और नॉट ट्रीट पेशेंट्स, मतलब एक डॉक्टर है वो पेशेंट्स को ट्रीट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक, ये ऑप्शनल होता है। फिर है की कंस्ट्रेंट्स। की कंस्ट्रेंट्स इंश्योर करते हैं कि एंटिटीज रिलेशनशिप में रिकॉर्ड यूनिक रहे। ठीक है, तो इसके भी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स, कैंडिडेट की कंस्ट्रेंट्स, पार्शियल की को उसको वीक एंटिटी भी कहते हैं, और आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट यानी कि हर एंटिटी इंस्टेंस को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है और डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं होते इसके अंदर, और ये बिल्कुल नल भी नहीं होता। कहने की बात यह है, एग्जाम्पल से देखें तो जैसे कि स्टूडेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, दूसरा है कैंडिडेट की। अब एक एंटिटी के पास 1 से ज्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं जो यूनिक आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, एग्जांपल से कहूं तो जैसे पर्सन के लिए आधार नंबर हुआ या पासपोर्ट नंबर हुआ या पैन नंबर हुआ, ये यूनिक आइडेंटिफाई करते हैं। तीनों पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है ये। फिर है पार्शियल की, यानी कि वीक एंटिटीज के लिए। ये सिर्फ वीक एंटिटीज के अंदर यूज होता है। ये वीक एंटिटी को ओनर एंटिटी के की के साथ मिलकर यूनिक आइडेंटिफाई करता है। ईआर डायग्राम में डैश्ड अंडरलाइन से शो होता है ये। ठीक है, एग्जांपल से देखो तो अगर डिपार्टमेंट हुआ तो उसका डिपार्टमेंट का नेम प्लस एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, और दूसरा जैसे कि ऑर्डर आइटम तो आइटम नंबर और फिर उसका ऑर्डर का आईडी। ठीक, फिर है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट्स। वीक एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए स्ट्रॉन्ग एंटिटी का भी होना कंपलसरी होता है और ईआर डायग्राम में डबल डायमंड से रिप्रेजेंट होता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट है डोमेन कंस्ट्रेंट्स। डोमेन कंस्ट्रेंट्स बताते हैं कि एक एट्रीब्यूट किस टाइप की वैल्यूज होल्ड कर सकता है। ये डिफाइन करता है कि डाटा किस टाइप का है, उसकी वैल्यू रेंज क्या है, उसके रिक्वायर्ड फॉर्मेट क्या है, उसकी अलाउड वैल्यूज क्या है। ठीक है,
एग्जाम्पल से देखें तो जैसे कि एज मस्ट बी बिटवीन 0 to 120, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल यानी कि जेंडर क्या होता है, मेल होना चाहिए या फीमेल हो सकता है या अदर हो सकता है। ईमेल मस्ट कंटेन होना चाहिए @ से, सैलरी मस्ट बी पॉजिटिव होनी चाहिए, फोन नंबर मस्ट बी 10 डिजिट होना चाहिए। तो डोमेन कंस्ट्रेंट इनवैलिड या मीनिंगलेस डाटा को एंटर होने से रोक देता है, बिल्कुल एंटर ही नहीं करेगा ना, ठीक। अच्छा दोस्तों, एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक कमेंट शेयर मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो इसी तरह इस चैनल को प्यार देना सभी लोग, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरे ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हों, आप अच्छे से पढ़ाई करो और मैं इसी तरह आप सभी के लिए ऐसी मेहनत करता रहूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब है ER डायग्राम यानी कि ERD। ये क्या होता है? ER डायग्राम यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें एंटिटीज होती हैं, एट्रीब्यूट होता है और रिलेशनशिप शो किया जाता है। ये हेल्प करता है समझने में कि डाटा का स्ट्रक्चर क्या है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एंटिटीज कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। और ER डायग्राम का यूज डेटाबेस डिजाइन में होता है, स्पेशली कंसेप्चुअल डिजाइन फेज में। तो इसका पर्पस क्या है? तो पहला है कि डेटाबेस की लॉजिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, दूसरा एंटिटीज और उनके रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए, फिर है रियल वर्ल्ड प्रोसेस और डेटा इंटरेक्शन को मॉडल करने के लिए, फिर है डेवलपर्स और यूजर को डिजाइन क्लियरली कम्युनिकेट करने के लिए, फिर लास्ट है एंश्योर करने के लिए कि डाटाबेस नॉर्मलाइज हो और रिडंडेंसी ना हो। तो ये सभी पर्पस है ER डायग्राम के, इसलिए बनाया जाता है, ठीक। अच्छा, ये टेबल दी हुई है सिंबल्स की कि ER डायग्राम में सिंबल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें एंटिटी को रेक्टेंगल से शो किया जाता है और एट्रीब्यूट को एलिप्स से और रिलेशनशिप को डायमंड से, और एट्रीब्यूट टू एंटिटीज एंड एंटिटी सेट ऑफ अदर रिलेशनशिप टाइप को लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को डबल एलिप्स से और वीक एंटिटी को डबल रेक्टेंगल से, ठीक है। तो एक बार आप टेबल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा और पढ़ लीजिएगा, आपको काफी चीजें हद तक समझ में आ जाएगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कंपोनेंट्स क्या होते हैं ER डायग्राम के? तो कंपोनेंट में होता है एंटिटी, यानी कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है एंटिटी, जैसे स्टूडेंट हुआ, कोर्स हुआ, कस्टमर हुआ, ऑर्डर हुआ। फिर है एट्रीब्यूट, एंटिटी की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं एट्रीब्यूट, ठीक, जैसे कि स्टूडेंट ID, नेम, एड्रेस, फोन, ये सभी। फिर है रिलेशनशिप, एंटिटीज के बीच का कनेक्शन शो करता है रिलेशनशिप, जैसे कि कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर, टीचर टीचेस कोर्सेज, स्टूडेंट एनरोल्स इन कोर्सेज। तो ये सभी रिलेशनशिप शो करते हैं। फिर है कार्डिनलिटी, बताता है कि रिलेशनशिप में कितनी एंटिटी इंस्टेंस इन्वॉल्व है, जैसे कि 1 by 1, जैसे कि 1 to 1 या 1 to many या many to many या many to 1, इसी तरह से, ठीक है। अच्छा, ER डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि ER डायग्राम डेटाबेस का विजुअल ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है, मतलब एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है डेटा की कि कैसे अरेंज्ड है वो। और फिर डेटा रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेट डाटा को प्रिवेंट करता है ताकि डेटा क्लीन और ऑर्गेनाइज रहे। फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को क्लियर समझने में हेल्प करता है क्योंकि सब कुछ डायग्राम में क्लियरली दिख जाता है। फिर है डेवलपर्स, डिजाइनर और DBAs सभी ER डायग्राम का यूज करते हैं डेटाबेस बनाने में, समझने में और मेंटेन करने के लिए, और ये इंश्योर करते हैं कि डेटाबेस एफिशिएंट रहे, एक्यूरेट रहे और ऑप्टिमाइज्ड हो, यानी फास्ट, करेक्ट और प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर बन जाए उससे, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है ER डायग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा एक्सटेंडेड ER फीचर यानी कि EER मॉडल, ठीक, इसको एनहेंस्ड भी कह देते हैं, एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल भी कह देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये ER मॉडल का एडवांस वर्जन है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ऐड होते हैं जो रियल वर्ल्ड डाटा और एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो कौन से एडवांस फीचर है, जैसे कि जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, इनहेरिटेंस, एग्रेशन, कंपोजिशन, कैटेगरीज या यूनियन टाइप्स। तो ये सभी फीचर्स स्पेशली उन सिस्टम में यूजफुल होते हैं जहां डाटा कॉम्प्लेक्स हो, हायरार्किकल में हो या ग्रुपिंग बेस्ड हो, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं स्पेशलाइजेशंस। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है एक हायर लेवल एंटिटी को डिवाइड करना लोअर लेवल सब एंटिटीज में बेस्ड ऑन डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। जैसे कि एम्प्लॉय को डिवाइड किया जा सकता है टीचर में, एडमिन में, क्लर्क में, ठीक, या अकाउंट को सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, ठीक है, आया समझ। अच्छा, की पॉइंट्स क्या है स्पेशलाइजेशन की? तो पहला सबसेट ऑफ एंटिटी डिफाइन करता है, यानी कि
कि स्पेशलाइजेशन एक जनरल एंटिटी को छोटे छोटे सब ग्रुप में डिवाइड करता है। ठीक, फिर है ये सबसेट कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शेयर करता है, जैसे कि एम्प्लॉय का टीचर हुआ, क्लर्क हुआ, मैनेजर, ये सब एम्प्लॉय के सबसेट है। फिर है सब क्लास पेरेंट के एट्रीब्यूट इनहेरिट करते हैं। जो सुपर क्लास के एट्रीब्यूट होते हैं वो सब क्लास में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। मतलब अगर एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट है तो एम्प्लॉय आईडी या नेम, देन टीचर, क्लर्क, मैनेजर के पास भी यही एट्रीब्यूट होंगे। ठीक, फिर है जब सब एंटिटीज के यूनिक एट्रीब्यूट होते हैं तब यूज होता है, यानी कि स्पेशलाइजेशन तब बनते हैं जब हर सब ग्रुप के एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट अलग से होते हैं। यानी कि टीचर का सब्जेक्ट, सैलरी, क्लर्क का हार्ली रेट, मैनेजर का बोनस। यानी अगर यूनिक एट्रीब्यूट ना हो तो सब एंटिटीज बनाने का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन का अपोजिट होता है बिल्कुल। इसमें दो या ज्यादा लोअर लेवल एंटिटीज को कंबाइन करके एक हायर लेवल एंटिटी बनाई जाती है। ठीक है, जैसे कि कार और ट्रक को जनरलाइज करके व्हीकल बना दिया। तो की पॉइंट्स क्या है जनरलाइजेशन की? पहला कि सिमिलर एंटिटीज को कंबाइन करता है, यानी कि जनरलाइजेशन मल्टीपल सिमिलर एंटिटीज को मिलाकर एक सिंगल जनरलाइज्ड एंटिटी बनाता है। जैसे कि कार, बाइक, ट्रक, इनको कंबाइन किया तो एक क्या किस कैटेगरी में आ गया? व्हीकल की कैटेगरी में आ गया। फिर है रिडंडेंसी रिड्यूस करता है, यानी कि जब डिफरेंट एंटिटीज में सेम एट्रीब्यूट रिपीटडली हो रहा हो तो उनको एक कॉमन सुपर क्लास में रख दिया जाता है। इससे डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स हट जाते हैं और मॉडल क्लीन हो जाता है एकदम। फिर है एक कॉमन सुपर क्लास क्रिएट करता है, यानी कि जनरलाइजेशन का रिजल्ट होता है एक सुपर क्लास, यानी कि पेरेंट एंटिटी, और सारे स्पेसिफिक एंटिटीज उसके सब क्लास बन जाते हैं। ठीक, आया समझ? अच्छा, एक छोटी सी डिफरेंस समझते हैं स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन का। तो स्पेशलाइजेशन यानी कि टॉप डाउन अप्रोच होती है और एक जनरल एंटिटी को तोड़कर नीचे स्पेसिफिक सब क्लास बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है, और जनरलाइजेशन में क्या होता है कि बॉटम अप अप्रोच होती है, ये सिमिलर एंटिटीज को जोड़कर एक कॉमन सुपर क्लास बनाते हैं इसके अंदर। फिर स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि वन एंटिटी और मैनी सब एंटिटीज होती है इसके अंदर, और जनरलाइजेशन में क्या होता है कि मैनी एंटिटीज होती है और वन सुपर एंटिटी होती है। फिर स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि ऐड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू सब क्लासेस, और जनरलाइजेशन में क्या होता है कि ऐड कॉमन प्रॉपर्टीज टू द सुपर क्लासेस। ठीक, तो इसका फोकस क्या रहता है? स्पेशलाइजेशन का डिफरेंसेस पे और जनरलाइजेशन का सिमिलरिटीज पे। ठीक, फिर है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है सब क्लास अपने सुपर क्लास के सारे एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप अपने आप इनहेरिट ले लेती है, यानी जो चीज पेरेंट एंटिटी में है वही चाइल्ड एंटिटी में ऑटोमेटिक लिया जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, एग्जांपल से देखें तो जैसे कोई पर्सन के एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि नेम होता है, उसका एज होती है, तो स्टूडेंट या एम्प्लॉय की सब क्लास उन एट्रीब्यूट को ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर लेते हैं। ठीक है, फिर है एग्रेशंस। एग्रेशन में एक रिलेशनशिप को एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। इसका यूज तब होता है जब दो एंटिटीज का रिलेशनशिप खुद एक और रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, एग्जांपल से देखें तो जैसे टीचर टीचेस अ कोर्स, फिर ये कंबाइंड एक्टिविटी यानी कि टीचर कोर्स असाइनमेंट, फिर एक और रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करती है जैसे डिपार्टमेंट मैनेज। तो एग्रेशन कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ऐसा समझ? क्यों यूज किया जाता है एग्रेशन का? एग्रेशन का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे होल पार्ट रिलेशनशिप, ठीक, और ऐसी एक्टिविटीज जिसमें मल्टीपल एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं। और फिर जब रिलेशनशिप के खुद के प्रॉपर्टीज होती हैं तो उस रिलेशनशिप को एक एंटिटी की तरह ट्रीट करना पड़ता है, यानी एग्रेशन डेटाबेस डिजाइन में क्लियरिटी और एक्यूरेसी बढ़ाता है। ठीक है, फिर आते हैं कंपोजिशंस। कंपोजिशन एग्रेशन का स्ट्रॉन्गर फॉर्म होता है। ये पार्ट होल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, जहां पार्ट्स होल के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और होल एंटिटी पार्ट्स की लाइफ टाइम कंट्रोल करती है। एग्जांपल से कहूं तो जैसे कि ए बिल्डिंग हैज रूम्स, तो रूम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते जब तक उसकी बिल्डिंग ना हो। फिर दूसरा, अगर ए बुक हैज चैप्टर्स, तो चैप्टर भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते एक बुक के बिना। ठीक है, तो डायग्राम में फिल्ड डायमंड यूज होता है यूएमएल जैसा। फिर लास्ट है कैटेगरी यानी कि यूनियन टाइप। कैटेगरी या यूनियन टाइप की एक ऐसी सब क्लास होती है जो मल्टीपल सुपर क्लासेस से मिलकर बनती है। ये जनरलाइजेशन का अपोजिट है जहां मल्टीपल सब क्लास मर्ज होते हैं। ठीक, एग्जांपल से देखा तो जैसे, यानी कि कार का ओनर पर्सन भी हो सकता है और एक कार कंपनी भी हो सकती है। ठीक, अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है ईईआर का? तो ईईआर हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड सिस्टम को मॉडल करने में, फिर डेटाबेस डिजाइन को ज्यादा क्लियर और फ्लेक्सिबल बनाने में,
फिर OOP की तरह इनहेरिटेंस और हायरार्की सपोर्ट करने में हेल्प करता है, फिर रिडंडेंसी रिड्यूस करने में भी, और फिर एडवांस कंस्ट्रेंट्स और रिलेशनशिप सपोर्ट करने में हेल्प करता है ये। तो यानी कि ER का यूज बैंकिंग में, एजुकेशन में, हॉस्पिटल में, ई-कॉमर्स में, इंश्योरेंस में, HR सिस्टम में, हर जगह होता है। ठीक, अब है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल आज के टाइम सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटाबेस मॉडल है। इसको EF कॉर्ड ने 1970 में इंट्रोड्यूस किया था। ये रिलेशंस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। इस मॉडल में डाटा रोज और कॉलम के फॉर्म में स्टोर किया जाता है और रिलेशनशिप कीज के थ्रू मेंटेन की जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर आता है स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशनल मॉडल। क्या होता है स्ट्रक्चर रिलेशनल मॉडल का? इस रिलेशनल मॉडल में डाटा टेबल्स में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो पहले बता दिया। अब रिलेशन एक 2 डायमेंशनल टेबल होता है जिसमें रोज इंडिविजुअल रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम्स फील्ड्स प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस टेबल में आपको देख के समझ में ही आ रहा होगा कि इसमें एक रोल नंबर नाम से रो है जो इंडिविजुअली रिकॉर्ड रिप्रेजेंट करता है, और कॉलम्स के अंदर उसी की प्रॉपर्टीज है, उसी की फील्ड है। जैसे कि रोल नंबर क्या हुआ 101, उसका नाम राहुल है, 10th क्लास में पढ़ता है, उसका फोन नंबर ये है। ठीक, अच्छा, आप देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रिलेशंस। तो पहला कंपोनेंट है एट्रीब्यूट, यानी कि टेबल का कॉलम होता है वो, जैसे रोल नंबर, नेम, क्लास। ठीक, फिर है टपल, टेबल की सिंगल रो होती है टपल, जैसे कि एग्जांपल से, जैसे कि 101 उसका रोल नंबर हुआ, फिर नेम राहुल हुआ, 10th क्लास में उसका फोन नंबर, ये टपल होता है। फिर है डोमेन, डोमेन किसी एट्रीब्यूट की वैलिड वैल्यू का सेट होता है, जैसे कि डोमेन ऑफ एज, यानी कि 1 से लेके 20 तक, और डोमेन ऑफ जेंडर, मेल, फीमेल, अदर। ठीक, फिर है डिग्री, टेबल में कितने कॉलम्स हैं वो होता है डिग्री, जैसे स्टूडेंट टेबल में 4 एट्रीब्यूट्स, यानी कि 4 डिग्री हो गई वो। फिर लास्ट है कार्डिनलिटी, टेबल्स में कितनी रोज हैं। अगर स्टूडेंट टेबल में 100 रोज हैं तो कार्डिनलिटी कितनी हुई? 100 हुई। ठीक, अब देखते हैं रिलेशनल मॉडल की कीज। तो की का यूज टेबल में रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना और टेबल के बीच में लिंक मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी की होती है? जैसे प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, कंपोजिट की। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। तो प्राइमरी की हर रो के लिए यूनिक होती है, नल नहीं हो सकती, पहले भी बोला है, जैसे कि रोल नंबर हुआ, एम्प्लॉय आईडी हुई। फिर है कैंडिडेट की, ऐसा एट्रीब्यूट जो रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, इनमें से एक प्राइमरी की बन जाती है वो, जैसे रोल नंबर, ईमेल, दोनों कैंडिडेट कीज हैं। फिर है सुपर की, एट्रीब्यूट का एक ऐसा सेट जो रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, इसमें एक्स्ट्रा फील्ड भी हो सकती हैं, जैसे रोल नंबर प्लस नेम। फिर है अल्टरनेट की, कैंडिडेट कीज जो प्राइमरी की के लिए सिलेक्ट नहीं होती उन्हें अल्टरनेट कीज कहा जाता है। ठीक, फिर है फॉरेन की, 2 टेबल्स को लिंक करने के लिए यूज होती है फॉरेन की, और दूसरे टेबल के प्राइमरी की को रेफर करती है। ठीक, जैसे एनरोल टेबल में स्टूडेंट आईडी रेफर्स टू स्टूडेंट। ठीक, फिर है कंपोजिट की, प्राइमरी की के मल्टीपल एट्रीब्यूट को कंबाइन करके बनाती है कंपोजिट की। ठीक, जैसे कि स्टूडेंट आईडी प्लस कोर्स आईडी। ठीक, अब देखते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स इंश्योर करता है कि डेटाबेस का डाटा एक्यूरेट रहे, कंसिस्टेंट रहे और रिलायबल रहे। ठीक है, तो इसके अंदर आती है जैसे डोमेन कंस्ट्रेंट, ये डिफाइन करता है कि एट्रीब्यूट में कौन सा वैलिड वैल्यूज अलाउड हैं, जैसे कि जेंडर मस्ट बी ओनली इन MFO। ठीक, फिर है एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ये प्राइमरी की के नल नहीं हो सकती और हर रो यूनिकली आइडेंटिफाई होनी चाहिए। फिर है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ये इंश्योर करता है कि फॉरेन की का वैल्यू हमेशा एग्जिस्टिंग प्राइमरी की को रेफर करे। ठीक, एग्जांपल से देखें तो जैसे वैलिड कस्टमर आईडी के बिना ऑर्डर इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, लास्ट है की कंस्ट्रेंट, 2 रोज का प्राइमरी की सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट डेटाबेस में एक ऐसे रूल्स होते हैं जो डाटा की एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और वैलिडिटी इंश्योर करते हैं। ये कंस्ट्रेंट्स इनवैलिड डाटा को डेटाबेस में एंटर होने से रोक देते हैं और सिस्टम को ऑल ओवर रिलायबल बनाते हैं। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्कीमा लेवल पर अप्लाई होते हैं, यानी डेटाबेस डिजाइन के टाइम पर ही डिफाइन किए जाते हैं। तो क्यों जरूरी है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स? व्हाई इंपॉर्टेंट? इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इंश्योर करते हैं कि करेक्ट और वैलिड रहे डाटा, फिर वैल्यूज के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्टिंग ना हो, फिर टेबल्स में कंसिस्टेंसी बनी रहे, और रोकता है एक्सीडेंटल डिलीटेशन और मॉडिफिकेशन को, जैसे कि किसी भी गलती से भी कोई भी एक्सीडेंटली डिलीट हो जाए, डेटा मॉडिफाई हो जाए, तो उसके लिए रोकता है ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ठीक, अगर कंस्ट्रेंट्स ना हो तो डेटाबेस में इनकरेक्ट, डुप्लीकेट या इनकंसिस्टेंट डाटा भी आ सकता है, तो इसीलिए जरूरी है ये। ठीक है,
तो दोस्तों इंटीग्रिटी कंसेंट भी दो मेजर टाइप्स में डिवाइड हैं, जैसे डोमेन इंटीग्रिटी, एंटिटी इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, की इंटीग्रिटी। ठीक, तो इसको हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए सिर्फ आज के लिए इतना ही, बाकी का टॉपिक्स हम कवर करेंगे पार्ट 3 में। जब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है।